नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। न्यूज रूम में आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो पेशे से चिकित्सक रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी चिकित्सकों का ही रहा है। बावजूद इसके राजनीति में दिलचस्पी होने के नाते वे राजनीति में शामिल हो गए। 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के बरेली विधानसभा शहर सीट से इन्होंने जीत दर्ज की और हैट्रिक लगाई। 2022 में इन्हें योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाया गया। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्स हैं उनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना। आप उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम में। सर, अगर हम MBBS डॉक्टर पेशे की बात करें तो पढ़ाई के लिए भी काफी मेहनत सिलेक्शन के लिए किया जाता है और उसके बाद एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल होती है। बावजूद इसके आप राजनीति में शामिल हो गए, क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है, हमारा काम हमेशा से सेवा का रहा। बचपन से बाद में भी जो दूसरे की सेवा कर सको वो करो। हम यहाँ पे KD मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हमने MBBS किया और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की और हमने एम्स के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से DNB किया और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बरेली में लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। और हमारा लेकिन काम सेवा का ही रहा हमेशा से। कहीं पे भी कोई सेवा के काम होते थे तो हम हमेशा आगे रहे, चाहे वो रोटरी का पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम हो, IMA के हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, उसके अलावा और संस्थाओं के कोई भी कार्यक्रम होते थे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें बरेली में हम ज़्यादातर में एक्टिवली पार्टिसिपेंट रहे। बिल्कुल। सर देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो लंबे समय से चल रही थी महाकुंभ को लेकर। और इस बार ग्रीन महाकुंभ पर सरकार का काफी जोर रहा। पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां भी की गई, चाहे वो पौधारोपण की बात की जाए या तमाम इस तरह की तैयारियां। क्या अब उन तैयारियों का जो असर है वो इस बार के महाकुंभ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार का महाकुंभ अपने आप में विशेष है। ये पूर्ण कुंभ से भी बड़ा है। 144 साल बाद दोबारा आएगा। हम सबकी किसी की जिंदगी में नहीं आने वाला ये कुंभ दोबारा, इसलिए हर आदमी कोशिश ये कर रहा है कि इसमें ज़रूर नहा लूँ। और न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों तक से लोग आ रहे हैं इस कुंभ में नहाने के लिए। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितना इंतजाम किया, जितनी मेहनत की है, वो एक मिसाल है। और उन्होंने गंगा को बिल्कुल साफ़ कर दिया। गंगा के अंदर कोई नाला बिना ट्रीटमेंट के पानी उसका नहीं जा सकता, कोई सीवर बिना ट्रीटमेंट को उसका पानी नहीं जा सकता। तो वहाँ पर जल बहुत साफ़ है और ये जल रोज़ टेस्ट हो रहा है, उसकी रोज़ रिपोर्ट आ रही है। जल में किसी तरह की भी कोई कमी बर्दाश्त नहीं है। और तो और सबसे बड़ा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ मेला शुरू होने से पहले उसके पानी का आचमन किया। और मुख्यमंत्री आचमन करे इसके माने पानी साफ है और जलवायु साफ है, जल साफ रहे इसके लिए पूरा इंतजाम हो रहा है। वायु साफ रहे, आसपास कुंभ के क्षेत्र में 3 लाख पेड़ लगाए गए हैं और वो वहाँ पे सुरक्षा के साथ में लगाए गए हैं ताकि वो पेड़ सुरक्षित रहें, लोगों को हरियाली दिखे और ऑक्सीजन मिले। साथ ही साथ इस बार प्लास्टिक फ्री कुंभ मना रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम पॉलीथीन फ्री, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। अखाड़ों में जाके कहा गया कि वो अपने यहाँ जो शिष्य आते हैं, अनुयायी आते हैं, उनसे कहें पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो। जो लोग भी आते हैं उनसे सबसे हमने कहा फूल लेके जाओ तो दोने में या पत्ते में लेके जाओ, प्रसाद लो तो थैले कागज़ के लिफाफे में लो। इस तरह से पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करो। और उसके साथ ही साथ एक बात और बता दूं, बड़ी संख्या में हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने थैले बांटे हैं और बड़ी संख्या में बांटे गए हैं थैले। हर अखाड़े में दिए गए, अखाड़ों के बाहर भी दिए गए, आम जनता में बांटे गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी थैली और थैला साथ साथ बांटा है, बड़ी संख्या में बांटा है। हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सरकार का तो खुला नारा था, मत करो कुंभ को मैला, हाथ में लेके चलो थैला। ताकि कुंभ में सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है। जगह जगह डिब्बे रखे हुए हैं, आदमी कूड़ा उसमें डाले। तो मैं कहूँगा इस बार का कुंभ
जल के हिसाब से बहुत स्वच्छ, वायु काफ़ी स्वस्थ, इसके साथ ही साथ पॉलीथीन फ्री और कूड़ा मुक्त, हर तरह का इंतज़ाम बहुत अच्छा। शौचालय बहुत बने हुए हैं, कुंभ बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ है, लाइट्स बहुत लगी हुई हैं, पुलिस का बहुत इंतज़ाम है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम से वहाँ पे हर एक की निगरानी रखी जा रही, कहीं कोई चू नहीं कर सकता, कहीं कोई किसी तरह की बदतमीजी, लूटमार या किसी से छिनौती की बात नहीं हो सकती। और वहाँ पे नहाने का अलग इंतज़ाम है कि लोगों को नहाने में दिक्कत ना हो, महिलाओं को कपड़े बदलने में दिक्कत ना हो, उसका इंतज़ाम अलग है। शौचालय बने हुए हैं ताकि किसी तरह की गंदगी ना हो, महिलाओं को दिक्कत ना हो, हर एक का सम्मान रहे। और ICC सिस्टम से सब पे वाच रखी जा रही है। और अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कहीं पे कोई किसी तरह की बदतमीजी हुई। 10 करोड़ से ज़्यादा आदमी मैं समझता हूँ नहा चुका होगा, लेकिन अभी तक कहीं कोई किसी दुर्घटना नहीं हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे भी कोई दुर्घटना ना हो। और इस सब के लिए हमारे योगी जी ने जितना इंतज़ाम किया है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा समागम है, 40 करोड़ से ऊपर लोग आएंगे इसमें, और न केवल उत्तर प्रदेश से या हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से आ रहे हैं, विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं और हर जगह बहुत भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग बड़े उससे जा रहे हैं, अपने आप को बड़े ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हुए जा रहे हैं और उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सब संपन्न रहें, देश खूब तरक्की करे। लोग एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये कुंभ अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और इस कुंभ में हम सब लोग इस नहा रहे हैं, कुंभ का आनंद ले रहे हैं। ये हमारा नसीब अच्छा है, बस यही कहेंगे। बिल्कुल सर, देखिए महाकुंभ में अगर पर्यावरण मंत्रालय की बात करें, वन मंत्रालय की, तो जो सहयोग रहा वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार पिछले कुछ सालों से सरकार जो है पौधारोपण को लेकर खुद भी कार्य कर रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बावजूद इसके जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी भी आ जाएगी अभी कुछ समय के बाद, क्या सरकार कोई ऐसा रोड मैप या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है उसको लेकर, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, किस तरह के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी ख़ास वजह है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना। और सनरेज आती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी गर्म करती है, लौटती हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्किल है, ये लौटती हुई सनरेज को लौटने नहीं देता और उन्हें फिर वापस कर देता है, जिससे सूर्य की गर्मी ज़मीन को और गर्म करती है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा बढ़ रही है उसकी कई वजह हैं। एक तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी है, दुनिया की पॉपुलेशन पहले बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले ज़्यादा हो गए। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ गई जिसकी, और उनकी इंडस्ट्रीज़ का हमारे यहाँ तो अब बहुत ज़्यादा सख्ती है कि उसको काफ़ी देखभाल के उसमें जो चिमनी काफ़ी ऊंची लगाई जाए और उसमें कार्बन ज़्यादा ना निकले, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एकमात्र तरीका है, वो भी नेचुरल तरीका है, वो है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पेड़ लगाने पे और पेड़ बचाने पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती, तो उन्होंने माँ के नाम से लोगों से पेड़ लगवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, छात्र, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, वकील, हमारे CAs, व्यापारी, सभी वर्ग, लगभग हर वर्ग, मजदूर, हर वर्ग पेड़ लगाने पे आगे आया और इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का जो नारा है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाने पे ख़ास जोर है। अब की बार पेड़ लोगों से कहा गया, पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ उसे बकरी ना चुग जाए, जहाँ उसे पानी मिलता रहे। तो हमने लोगों से यही कहा है, पेड़ लगाओ नगर निगम या नगर पालिका के पार्क में, अपने घर के अंदर,
या ट्री गार्ड के साथ या तार के बाड़े के अंदर पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे। और ये पेड़ तुमने माँ के नाम से लगाया है, इस पेड़ को बीच बीच में देखते रहना कि पेड़ सही बढ़ रहा है या नहीं, और पेड़ में पानी देख लो कि पानी पड़ रहा है, नहीं पड़े तो पड़ाओ। हमारे विभाग इस बात को ख़ास तौर से देख रहा है कि कहीं पेड़ अगर सूख जाए तो उसको तुरंत बदला जाए, और पेड़ के लिए पानी की उसकी व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का कार्यक्रम कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तभी हमारा टेम्परेचर बढ़ना रुकेगा। और हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा और बहुत नुकसान होगा, उसको रोकने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप पेशे से चिकित्सक हैं, ये बताएं कि सियासत की नब्ज कैसे टटोलते हैं? क्या ज्यादा आसान है, मरीजों की नब्ज टटोलना या विपक्ष की? काम दोनों मुश्किल है। डॉक्टरों में मरीज की देखभाल करना, असलियत करना वो भी आसान नहीं है, और मरीज के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी नॉलेज के साथ काम होना चाहिए। और जो काम जितना कर सकते हो उतना ही करो। मरीज को साफ बता दो कि भाई तुम्हारे ज़रूरत ज़्यादा है, तुम फलानी जगह जाके देख लाओ, फलानी जगह एडमिट हो। सही समय पे सही एडवाइस करना, और मरीज़ के साथ बहुत ही सिंपैथेटिक हो गए, बहुत ही संवेदनशील हो गए, और उसकी मदद करते हुए हमें उसका इलाज करना है। और हमने ऐसा ही किया है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में भी गरीब आदमी की सेवा करना हमारा धर्म है। हमारे मोदी योगी का कहना है, हमारे माननीय उपाध्याय जी का कहना यही था, समाज के आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए आदमी का अंत्योदय कार्यक्रम में उसकी मदद करो। गरीब आदमी की जिस दिन मदद हो जाएगी उसी दिन हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। तो हमारी पार्टी का हमेशा यही उसूल है कि अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की हर मुमकिन मदद करो। इसीलिए हमारे यहाँ आप देख रहे हैं राशन फ्री दिया जा रहा है, हर घर बिजली दी जा रही है, हर घर जल नल से जल दिया जा रहा है, गैस दी जा रही है, शौचालय बनाए जा रहे हैं, लोगों को बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है या घर दिए जा रहे हैं। और तो और आयुष्मान कार्ड, कोई बीमार पड़ जाए तो अपना इलाज कराए 5 लाख तक। और अब तो हमारे मोदी योगी ने अनाउंस कर दिया है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा और वो अपना इलाज कहीं भी किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में करा सकता है। तो मैं कहूँगा हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और दूसरे की सेवा करने ही हमें सुकून मिलता है, दिल को हमें सुकून मिलता है। इसलिए हम इस काम को पूरी तवज्जो से कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी देखिए सियासत की बात की हमने, महाकुंभ को लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब 2 दिन पहले वो वहां पहुंच गए और उन्होंने स्नान कर लिया, 11 डुबकी लगाई, वो भी बता दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका भी बयान आ गया, उन्होंने बोला कि वहां पर गंगा स्नान करने से जो गरीबी है वो कम नहीं होगी। इस बयानबाजी को आप कैसे देखते हो और इस बयानबाजी का क्या इलाज है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ टूरिज्म से बहुत फ़ायदा है। आदमी जो जाता है एक विश्वास के जहाँ जाता है उसके दिमाग को शांति मिलती है, दिल दिमाग को शांति मिलती है। और अगर आप एक ही कमरे में बराबर बैठे रहें तो दिमाग की एफिशिएंसी कम होती है। आप जाइए, आइए, टूर करिए, परिवार के साथ जाइए, अपने मित्रों के साथ जाइए, आनंद से जाइए, खूब आपका दिमाग फ्रेश होगा। और जब लौट के आएँ तो और ज़्यादा मेहनत से काम करिए, आपकी काम करने की एफिशिएंसी टूरिज्म से बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ हमारे बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। टूरिज्म हमारी वो इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रही है। और हम लोगों के यहाँ तो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर ज़िले में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो वहाँ के लोग बना रहे हैं। कोई गुब्बारा बेच रहा है, कोई छोटे खिलौने बना रहा है, कोई चादर बना रहा है, कोई बांसुरी बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई लोटा बना रहा है। तो विभिन्न ज़िलों में अलग अलग काम हो रहे हैं। तो हर ज़िले की वहाँ पे लगी हुई है ODOP के प्रोडक्ट हैं, जो लोग लेना चाहें लें। इससे एक तो यह है बच्चों का आनंद होता है,
उन्हें खिलौना मिलता है, और खिलौना जिसने बनाया उसको रोज़गार मिलता है, जो बेच रहा है खिलौने को उसे रोज़गार मिलता है। इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी है, लोगों की बेहतरी होती है, लोगों का इम्प्रूवमेंट होता है और हर आदमी अपने आप को अच्छा महसूस करता है। बिल्कुल सर, न्यूज़ रूम में हमारे कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सर, अभी तक जब अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे थे तब तक तो सियासी तौर पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब महाकुंभ में डुबकी लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की जैसी कोशिश की है, उसका क्या असर मिल्कीपुर उपचुनाव पर पड़ सकता है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? मिल्कीपुर उपचुनाव तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। और आप ये समझिए, अखिलेश जी जहाँ पहले कुंभ की नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, कुंभ की कोई सराहना नहीं कर रहे थे, फिर उन्हें भी जाना पड़ गया कि भाई कुंभ तो जाओ, जहाँ जनता है वहाँ राजनीतिक पहुँचता है। अब वो इसी उसमें पहुँचे हैं, अब कितनी श्रद्धा से पहुँचे हैं, कितने वोट की श्रद्धा से पहुँचे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव में कोई असर नहीं आने वाला। मिल्की चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नमस्ते सर, जैसे देश दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के भारी संकट से जूझ रही है, और अभी आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पेड़ रोपण का एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो जैसे कि पेड़ रोपण के अलावा भी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं, या आप उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काम कर रही है, उसके बारे में कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, इससे हो रही है। एक तो चीज़ ये हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, उसको कम करने के लिए पेड़ लगाओ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम किया जाए, उसके लिए हमारे यहाँ मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना ला रहे हैं। सोलर बिजली के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम, ताकि बिजली हर एक के घर खुद पैदा, और उसमें काफ़ी सब्सिडी दे रहे हैं। अगर सब्सिडी दी जाएगी तो लोग लगाएंगे। इस तरह से आपको कुछ थोड़े से पैसे शुरू में खर्च करने पड़ेंगे, बाकी बिजली आपकी मुफ्त। 2-3 साल के बाद बिजली का आपको बिल देना ही नहीं पड़ेगा। सोलर लाइट इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आपका काम हो जाएगा, और इस पे हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काफ़ी, और बिजली का प्रोडक्शन होता है कोयला जलाने से। आमतौर पे 70% बिजली कोयला जलाने से होती है एनटीपीसी में, बाकी कुछ पानी से जो टरबाइन चलाई जाती है उससे भी होती है। 70% कोयला जलाने से एनटीपीसी में प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम बिजली का ही इस्तेमाल कम करें, बिजली को सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैं सभी से कहता हूँ, हम लाइफ को एक्सेप्ट करें। हम अपने आप में लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए हम लाइफ स्टाइल में चेंज करें। हम कोई चीज़ बर्बाद ना करें, पानी को बर्बाद ना करें, बिजली को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे, पानी ज़मीन से निकालने में बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से बिजली जो प्रोड्यूस होती है वो कोयले से होती है, तो हमारा बिजली का कंजम्पशन कम हो, बिजली की वेस्टेज कम हो। हम घरों में कहें कि भाई सोलर पंप लगाओ जिससे पानी नीचे से निकले, सोलर लाइट इस्तेमाल करो, और अपने हर घर पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएं, ताकि बिजली का प्रोडक्शन कम हो, हर घर में प्रोडक्शन हो, ताकि हमें लगाने की ज़रूरत क्या पड़े एनटीपीसी वगैरह अन्य जहाँ कोयले से बिजली पैदा हो रही है। तो और दूसरी बात, हमारी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह का सिस्टम हो कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले। हम इस तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल करें उनकी भट्टी में, जो कोयले का इस्तेमाल ना पड़े। ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। और तीसरी चीज़, ऑटोमोबाइल का कम इस्तेमाल करें। ऑटोमोबाइल्स के लिए तो मैं कहूँगा कि फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस हम पैदल चले जाएं, कार्स के अंदर पूल कर लें, अकेले बैठे हुए जा रहे हैं, इससे 4 मित्र एक साथ चले जाएं। तो इस तरह से हम अपना ऑटोमोबाइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा करें। जगह जगह जो जाम लगते हैं, जाम से बचें, और कहीं जाम हो भी रहा है तो गाड़ी बंद कर दें। ये नहीं कि गाड़ी भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, धुआं भी निकल रहा है और गाड़ी खड़ी हुई है। तो हमको इस तरह का अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करें।
सर, अगर आदिवासियों की, वनवासियों की बात करें तो उनको लेकर सरकार पिछले कई सालों से काम कर रही है लगातार, पट्टा देने की बात की जाए या अन्य इस तरह की जो सुविधाएं हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आने वाले समय में और क्या कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वनवासियों को जोड़ने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में ही कई प्रदेशों के वनवासियों से मिले और उनसे सराहना की कि आपके प्रदेश में वनवासियों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, जो जंगल के पास रहते हैं उनका हर मुमकिन ख्याल रखा जा रहा है। और तो और अब हम लोग जंगल में भी तय कर रहे हैं, जहाँ जंगल है, जंगल की बाउंड्री और वनवासियों की बाउंड्री के बीच में महुआ, चिरौंजी महुआ, चिरौंजी इस तरह के पेड़ लगवा रहे हैं ताकि लोगों को फल मिले और पेड़ की सुरक्षा करें। पेड़ सरकार का रहेगा, लेकिन जो उसकी प्रोडक्ट होगा वो आसपास के वनवासी लोग, अपने वनवासी बेचारे जिंदगी पुश्तों से वन के ऊपर थे, तो उनका अब भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसके अलावा हमने ये पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ और रानीपुर, या जहाँ भी जंगल के पास में जंगल का कोई काम है उसमें हम वनवासियों को सहयोग लें। हमारे जंगल में जो सफारी चलेगी, हम कोशिश ये करते हैं आसपास के गांव के लोगों की सफारी हो, और उनको सफारी खरीदने में दिक्कत हो तो बैंक से मदद करवाते हैं। ड्राइवर हो तो आसपास के रहने वाले हों, गाइड हो तो आसपास के हो, गाइड्स की ट्रेनिंग हो। कोई अगर अंग्रेज़ी थोड़ी बोल लेता है तो और अच्छी बात है, ताकि जो लोग आएँ उनको गाइड्स बता सकें। आसपास के लोग का ही हम रख रहे हैं ताकि वो जंगल की सुरक्षा भी करें और जंगल के बारे में लोगों को ज़्यादा बताएं। तो हम इस तरह से आसपास के लोगों के लिए हर मुमकिन ख्याल रख रहे हैं। और जहाँ तक पट्टे का सवाल है, जहाँ भी पट्टा दिया जा सकता है वो लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ भी दिए जाएंगे। बिल्कुल सर, अभी उपचुनाव के जिस तरह से नतीजे आए हैं, हालांकि लोकसभा में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं चल गया और जो नतीजे थे वो देखने को मिले, लेकिन इसके उलट लोग उपचुनाव जो हुआ उसमें नतीजे अलग आए। क्या अब आप लोग मिल्कीपुर सीट को लेकर आश्वस्त हैं, जीत को लेकर? क्या लगता है नतीजे कैसे आएंगे? मिल्कीपुर 100% जीतेंगे, 100%, कोई कम की बात ही नहीं है। और क्या सर, अब जब मिल्कीपुर के नतीजे आएंगे और पिछले जो सीटों पे उपचुनाव के नतीजे रहे, कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है 2027 को लेकर? बिल्कुल कहा जा सकता। हमारे ये जो अभी उपचुनाव हुई है और मिल्कीपुर, इसमें जनता जो है बीजेपी के साथ है, और जनता बीजेपी के साथ है, उसमें हमारे बीजेपी के कामों से जनता इतनी खुश है। हम लोगों की जो भी सेवा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो हो सकती होगी वो भी करेंगे। सर, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आजकल सनातन को लेकर, धर्म को लेकर काफ़ी जो है बयानबाजी हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे हम देख रहे हैं सनातन के कई जो निशान हैं वो अलग अलग शहरों से मिल रहे हैं, बावजूद इसके विपक्ष इसको लेकर बयानबाजी करता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ पर सनातन के पहले अवशेष मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो चीज़ पहले थी वो रहनी चाहिए। सर, जिस तरह से महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में यूपी की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो सपना है सीएम योगी का, क्या कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा महाकुंभ? बिल्कुल देगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को लीड करेगा, और हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी ही $1 ट्रिलियन होगी। और जिस दिन हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन होगी, हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी। आज हम इकोनॉमी के मामले में 5वें स्थान पे हैं, और वो दिन दूर नहीं जहां हम जल्दी ही 3रे स्थान पर होंगे। बिल्कुल सर, एक और आखिरी सवाल कि कहा जाता है कि धर्म जो है वो आस्था का केंद्र है, मंदिर जो है आस्था के केंद्र है, लेकिन अब जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, चाहे हम वो तमाम जो शहर हैं, बनारस की बात करें, अयोध्या की बात करें, जिस तरह से वहां पर इकोनॉमी जनरेट की जा रही, क्या आप कहा जा सकता है कि धर्म जो है वो सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं रह गया, अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है? देखिए, धर्म जो है आस्था का केंद्र है, और इसके साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को काम मिलता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो उसमें नुकसान क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए।
तो आज हमारे साथ न्यूज रूम में थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद सादगी के साथ जवाब दिया। न्यूज रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।